जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो हमने वहाँ से पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे करंट के बारे में कि भाई I इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां से अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो हमारे पास क्या आया था, I इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर I क्या है हमारा करंट है, क्यू क्या है चार्ज है, और टी क्या है टाइम। इसको देने वाला था एम्पियर, तो ऐसा यूनिट क्या बनी इसकी, एम्पियर बनी बेटा। क्या बनी, एम्पियर। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, वाट। सीजीएस यूनिट हमारी क्या होगी, वाट। अगर मैं अब यहां से मेरे पास आता है कि भाई 1 एम्पियर को डिफाइन कीजिए, क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या कहेंगे, when 1 coulomb of charge, when 1 coulomb of charge flowing per second through any cross section of a conductor, then current is said to be वन एम्पियर। करंट को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज बहेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, तो एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, तो करंट क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। अब करंट क्या है भाई, डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आती है। किसकी बात आती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करूं, देखो ये मेरा एक कंडक्टर है, सपोज कीजिए इसको मैंने एक सेल से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब जब तक इस की को, ये मेरी की है, ये मेरा पोटेंशियल पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, यानी कि ए पॉइंट बी पॉइंट, इसको मैंने पॉजिटिव देना है, इसको मेरा नेगेटिव। अब सीधी सी बात है, जब तक मैं इस की को ऑन नहीं करूंगा तो जो इस कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अंडर नॉर्मल कंडीशन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए कंडक्टर मूव्स इन ऑल डायरेक्शन, बट जब उसके ऊपर एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहां से जो आपने इस सेल से जो दिया, आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो ये करंट इससे जाएगा। तो जो करंट इस सेल से जाएगा उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ भागेंगे, ऐसे कोलाइड करते हुए ये। और जो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, तो भाई यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो इनके कारण भी एक करंट पैदा होगा। और जिस करंट को हम क्या बोलते हैं, इस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो इस कन्वेंशनल करंट से क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो भाई जो एक्सटर्नल हम बैटरी या सेल या किसी भी चीज से ईएमएफ सोर्स से जो करंट प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। वो हमारा कहाँ चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस तरफ भागेंगे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, तो उसके कारण जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट। और कन्वेंशनल करंट क्या जाएगा, पॉजिटिव से
नेगेटिव की तरफ जा रहा है यहाँ से। तो ये हमारा क्या है, कन्वेंशनल करंट। तो ये दो प्रकार के करंट हो गए, तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई। अब बात आती है कि करंट क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। वाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। भाई करंट के अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो करंट है वो लॉ ऑफ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बिकॉज current follows law of scalar addition, not the laws of vector addition। वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो नहीं करता, सिर्फ स्केलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो करता है। दैट्स व्हाई करंट जो है आपका कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आई बात? ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं भाई। अब क्वेश्चन आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट है। क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? देखो, ये मेरे पास एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर को मैंने जब किसी भी ईएमएफ सोर्स से जोड़ा तो इस कंडक्टर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव होने लग गए, यानी कि बी से ए जाने लग गए। तो ऐसा नहीं कि भाई हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक साथ जाएगा, ऐसे कोलाइड करते हुए जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई एक साथ ये सारे क्या है, बी से ए पहुंच जाएंगे। हर एक का अपना अपना वेलोसिटी होगी, हर एक की अपनी अपनी टाइम, अपना अपना टाइम होगा। क्योंकि भाई देखो, जब तक इसके ऊपर हम ईएमएफ अप्लाई नहीं करते हैं तो हर एक की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्योंकि भाई हर एक क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा, हर एक अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब भी हम इसको ईएमएफ सोर्स से जोड़ देंगे तो ये क्या करेंगे, डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो भाई क्या होगा कि भाई डेफिनेट डायरेक्शन में जो मूव करने लग जाएंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम पर हम क्या ले लेते हैं, जीरो लेते हैं। अब हर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ए पॉइंट पर पहुंचेगा, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी वेलोसिटी होगी उसका एवरेज निकाल लेंगे, और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करूं तो क्या होगा, इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons gets drifted towards the positive end of the conductor। वो उससे चाल जिससे कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होंगे कंडक्टर के। उस एवरेज वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस चाल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं वी से, इट इज डिनोटेड बाय वी। अब इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। भाई एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता देता हूं, चलिए शुरू करते हैं। भाई एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई हमें पता है कि भाई मान लिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस कंडक्टर के अंदर n जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। ठीक है भाई, पहले की इनिशियल वेलोसिटी मान ली u1 इज द initial velocity of first electron before applying the EMF।
इसी प्रकार U2 मान ली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार nth की मान लिया U1। अब इनका एवरेज निकाल लो। तो भाई हर एक की क्या इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था, हर एक इलेक्ट्रॉन की 0 हो, तो एवरेज कितनी आ जाएगी, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी U1 प्लस में U2 प्लस में U3 अप टू UN, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये एवरेज आ जाएगी, लेकिन ये किसके बराबर आएगा बेटा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि हर एक की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। चलो यहां से हमारे पास आ गया कि भाई एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 आ गई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एवरेज इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू कितनी आ गई, 0 आ गई। चलो अब निकाल लो भाई फाइनल वेलोसिटी। भाई V1 मान लिया फाइनल वेलोसिटी है भाई ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। इसी प्रकार V2 निकाल लो। V2 क्या है भाई, फाइनल वेलोसिटी है सेकंड इलेक्ट्रॉन की। इसी प्रकार V3 भी है भाई थर्ड इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी, एंड Vn क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। अब इनको जोड़ लो, एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकाल लो। एवरेज फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो भी सेम आएगी, किस पर कैसे आएगी बेटा, Vd इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3 अप टू Vn, और टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आएगी। चलो अब भाई T1 मान लिया टाइम टेकन बाय दी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टू रीच एट पॉइंट A। इसी प्रकार T2 मान लिया सेकंड इलेक्ट्रॉन का टाइम बेटा A पॉइंट पर पहुंचने के लिए। इसी प्रकार लास्ट वाले का मान लिया nth इलेक्ट्रॉन का टाइम मान लिया Tn। तो एवरेज टाइम भी निकाल लो। तो एवरेज टाइम कैसे निकालोगे, टाउ, ये हो गया भाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और वो किसके बराबर आएगा, T1 प्लस में T2 प्लस में T3 अप टू Tn डिवाइडेड बाय n। ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ गया बेटा। हमारे पास ये आ गया भाई, टाइम आ गया। अब निकालना है भाई एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास दो चीजें हैं भाई। हमें पता भाई जब किसी भी फोर्स किसके बराबर होगी, क्यू ई, हमने पहले में पढ़ा था फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होती है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज किसके बराबर होता है, एन ई प्लस माइनस एन ई, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, तो क्या वो किसके बराबर आया, माइनस का ई, क्योंकि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n की वैल्यू 1 होगी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, हमारे पास क्या मिलेगा,
F इक्वल टू माइनस का ई, ये आ गई है फोर्स। अब सिमिलरली अगर मैं दूसरी फोर्स निकालू बाय न्यूटन सेकंड लॉ, क्या निकाल लू, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स किसके बराबर भी होती है, मास इंटू में एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, फोर्स पर इंटू मास। फोर्स की वैल्यू ये है, तो भाई एक्सेलरेशन किसके बराबर आया, माइनस का ई बाय एम, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। क्या लगा दो, हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है तो हम मोशन की पहली इक्वेशन लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या बोलती है बेटा, ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलेगी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की जगह हमें vd रखना है, u की जगह एवरेज फाइनल वेलोसिटी 0 रखनी है, a की जगह हमें रखना है माइनस का ई बाय एम, और t की जगह हमें रखना है टाउ। ये वैल्यू उठा के यहां रख दो इस इक्वेशन में, तो हमारे पास बना क्या, vd इक्वल टू 0 प्लस में माइनस का ई बाय एम मल्टीप्लाई बाय टाउ। तो vd की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ई टाउ बाय एम। माइनस साइन क्या शो करता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, सिंपल था कि भाई जब आप किसी भी कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई नहीं करते, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई नहीं करते, या एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल या बैटरी से उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमारे इलेक्ट्रॉन की, हर एक इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या है, ऐड कर दो, एवरेज निकाल लो, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाल लिया, और वो सब को मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ जाएगी। सिंपल था। अब इसी से एक नया टॉपिक निकल के आता है बेटा इसी के अंदर, कि भाई हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा vd, हमने करंट पढ़ा अभी तक, ठीक है, इन दोनों के बीच में अब रिलेशन पढ़ेंगे। क्या भाई, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, यानी कि vd और I के बीच में रिलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल है बेटा, क्या करोगे, वही एक कंडक्टर ले लो, इसको आप किसी भी एक सेल या बैटरी से जोड़ दो, जिसकी लेंथ हमने L ले ली, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A, और I इसके अंदर से करंट बह रहा है। ठीक है बेटा, कि भाई L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A is the area of conductor, area of cross section, कुछ नहीं करना, हमें बस एक ही रिलेशन पता है, I इक्वल टू क्यू बाय टी, ये इक्वेशन पता है। यहां पर आप चार्ज की वैल्यू उठा के रख दो, चार्ज निकाल लो, और टाइम निकाल लो, टाइम की वैल्यू उठा लो, तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, भाई हमें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला और होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि L बाय टी। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालू तो क्या बन जाएगी, L बाय वी डी। ये इक्वेशन 2 आ गई भाई, सीधी सी बात है। अब हमें t की वैल्यू तो मिल गई, सिर्फ क्या निकालना है,
चार्ज निकालना है बेटा। चार्ज निकालोगे कैसे, देखो भाई एरिया इंटू में लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम किसके बराबर आया, ए इंटू में एल। ठीक है, अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए, प्रेजेंट इन दी कंडक्टर इक्वल टू एन, और ये किसके बराबर आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर आया, एन इंटू में ए इंटू में एल, ये आ गए भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है बेटा चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। हमें इसका क्या लेना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है। तो भाई एन की वैल्यू कितनी थी, ए एल एन, और भाई ई यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास चार्ज भी आ गया। तो भाई इक्वेशन 2 और 3 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप थर्ड और सेकंड की वैल्यू रख दो, आपके पास रिलेशन आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। देखो करते हैं भाई, I इक्वल टू क्या था, क्यू ए एल एन ई डिवाइडेड बाय एल बाय वी डी, ये ऊपर चला जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया, तो I किसके बराबर आया, ए एन ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेटा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां पर ये टॉपिक खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आप पहले भी 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। क्या बेटा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भाई, अंडर द नॉर्मल फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, फिजिकल कंडीशन क्या है, प्रेशर, टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, अगर आप इनको कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, नॉर्मल रखते हैं, यानी कि इनको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं, तो फिजिकल कंडीशंस को आप जब कांस्टेंट रखोगे तो जो किसी भी कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B। I is the current flowing through the conductor। तो क्या बोलता है, the potential difference applied across the two ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductors when the physical condition of the conductor kept constant। और physical condition मैंने आपको बताया like pressure, temperature, stress, strain। according by Ohm's law the potential difference across the two ends of a conductor is directly proportional to current flowing through the conductor, current flowing through the conductor when the
फिजिकल कंडीशन kept constant, जब आप फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हो तो हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स। ये है ओम्स लॉ। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बात करूं तो मैथमेटिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, मैथमेटिकली आप बोल सकते हो V is directly proportional to I, where V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है, करंट है। अब इसको आप हटाओगे तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाओगे R, where R is the constant of proportionality, constant of proportionality कॉल्ड रेजिस्टेंस। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा जब अप्लाई होगा जब हम किसी भी फिजिकल कंडीशन को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो बेटा आज के लिए